नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पर आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी पूरी जानकारी हमें चार वेदों से मिलती है, जो आर्यों के द्वारा विकसित की गई और जो दो भागों में विकसित हुई। ऋग्वैदिक सभ्यता जो सप्त सैंधव क्षेत्र में विकसित हुई और उत्तर वैदिक सभ्यता जो गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ साथियों कि अब तक जितने भी विषय हमने पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये हर एक परीक्षा के लिए इसका जो स्तर है हमने ऐसा रखा है कि स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स से लेकर के जितनी भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये समान रूप से काम आए। और इसका एक तरीका भी है चेक करने का। आप क्लास लीजिए, आप कंटेंट को पढ़िए और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आप प्रश्न लगाइए। आप देखेंगे कि 80% से ज़्यादा प्रश्न उस टॉपिक से जुड़े हुए आपसे बन जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी हमारे दोस्त एप्लीकेशन पर हैं, आप अगर क्विज लगा रहे हो तो आपने देखा होगा क्विज में कि हर क्लास पर हमने 40-40, 50-50 प्रश्नों का क्विज दे करके रखा है। और वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इनके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हैं। उसके अलावा और भी जितनी परीक्षाएं होती हैं एसएससी के, तो उसमें भरे हुए प्रश्न हैं। कितने सारे प्रश्न हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, क्लासेस को ना मैं इसलिए इतनी मेहनत करके ला रहा हूँ साथियों कि आपकी मेहनत बचे। आपको बस क्लास को देखना है, उसके बाद पीडीएफ को 3 से 4 बार पढ़ना है, क्विज लगाना है और फिर आप अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा कि विषय को लेकर के, जीएस को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे करनी है। देखो, जीएस में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हम लोग ऑफलाइन भी हैं तो मैं बहुत मिलता हूँ, अलग अलग दोस्त आते हैं, आप लोग आते हो मिलने के लिए। तो एक बात मैंने जो समझी है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीएस में है कि हम सिर्फ सिलेबस पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है साथियों। हमें सिलेबस को पूरा करने के पीछे नहीं भागना है, हमें सिलेबस पर कमांड इस्टेब्लिश करना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमांड इस्टेब्लिश करने का मतलब यह है कि इस तरह से अपने सिलेबस को तैयार कीजिए कि वो आपको याद हो जाए। लैक ऑफ रिवीजन इज द बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द जीएस। कई बार आपको लगेगा हमने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो उसका कारण यही है कि हम कई बार ना बस लगता है कि चलो पढ़ लो, खत्म हो गया। इसलिए हर बार मैं कहता हूँ आपसे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 4 बार जब तक आप अपनी प्रिपरेशन में 4 से 5 बार इन टॉपिक को रिकॉल नहीं करोगे, ये टॉपिक आपको याद नहीं होंगे, आप भूलोगे। तो 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 3 बार आप क्विज को लगाइए। जितनी ज़्यादा बार आप क्विज को लगाओगे ना, उतना अधिक लाभ आपको मिलेगा, उतना अधिक फायदा आपको मिलेगा, चीज़ें उतने अच्छे से आपको याद होंगी। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिए, इन पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। बहुत बेसिक तरीका है, सारा कंटेंट रिसर्च करके प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो आपको कंटेंट के लिए कहीं नहीं भागना है, आपका काम सिर्फ रिवीजन करना और क्विज लगाना है। प्लीज़ इस पर ध्यान दें और बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करें। रिवीजन इज़ द की। ठीक है। देखो, इस सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमने वेदों का अध्ययन किया था, तो हमें यहाँ वैदिक साहित्य नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में हम वैदिक साहित्य पढ़ चुके हैं। फिर हम भौगोलिक जानकारी को डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी के बारे में, समाज सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। हम धर्म अर्थात रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो वैदिक सभ्यता है ये दो भागों में बटी हुई थी। एक ऋग्वैदिक काल जो पहला समय है, और फिर उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु और सरस्वती घाटी के क्षेत्र में हुआ था। ऋग्वैदिक जो सिविलाइजेशन है
इट डेवलप्ड ऑन द वैलीज ऑफ इंडस एंड सरस्वती। जो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता है, लेटर वैदिक पीरियड की सिविलाइजेशन है, ये गंगा घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। इट डेवलप्ड इनटू द गंगा वैली रीजन। तो हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों की पॉलिटी एक साथ पढ़ेंगे ताकि कंपेयर भी आप कर सको और चीजें आसानी से आपको याद हो सके। चलें तो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए अच्छा, एक ये हमारे कोर्सेस हैं, यहाँ आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। ये हमारी एप्लीकेशन है जहाँ पर ये सारे कोर्सेस हैं। जीके जीएस का कोर्स है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। अभी हमारा प्रीलिम्स का कोर्स लॉन्च हुआ है, अभी हमारा एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च हुआ है और स्पेशल कोर्स भी है हिस्ट्री इकोनॉमी का। किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, आप एक बात को समझो। जैसा मैंने कहा कि वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई है। एक वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का टाइम पीरियड है और ये दो भागों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है ऋग्वैदिक काल और दूसरा हिस्सा है उत्तर वैदिक काल। पहला पार्ट है ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। इनका टाइम भी है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का समय है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम है। और वहीं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल अर्थात लेटर वैदिक पीरियड का समय है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से सप्त सैंधव क्षेत्र में विकसित हुई, सप्त सैंधव रीजन में डेवलप हुई। मतलब वो इलाका साथियों जहां पर सिंधु और सरस्वती नदी मुख्य रूप से पाई जाती है। जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता जो है ये मुख्य रूप से गंगा घाटी वाले क्षेत्र में विकसित हुई थी, गंगा वैली में डेवलप हुई थी। ऐसा नहीं था कि सप्त सैंधव क्षेत्र फिर खाली हो गया। सप्त सैंधव क्षेत्र में भी सभ्यता बनी रही, पर सभ्यता का जो केंद्र है, जो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, वो गंगा घाटी क्षेत्र में आ गया था, गंगा यमुना दोआब वाले रीजन में आ गया था। सवाल यह है कि हमने ये विभाजन किस आधार पर किया है। तो ये विभाजन हमने दो आधारों पर किया है। ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन की इंफॉर्मेशन नहीं थी और ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से पशुपालन का काम करते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से कृषि का कार्य किया जाने लगा और उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग भी किया जाने लगा। तो ये प्लीज याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है इसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था एंड आयरन वाज नॉट यूज्ड। ठीक, बट इन लेटर वैदिक पीरियड agriculture became the primary occupation and usage of iron were found। तो इसी आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। और तीसरा आधार भूगोल है, थर्ड जो है वो ज्योग्राफी है कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो सप्त सैंधव क्षेत्र में विकसित हुआ और उत्तर वैदिक काल जो है वो गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुआ। एक बार मैं यही चीजें आपको मैप से दिखाता हूँ। ये जो साथियों आप देख रहे हैं ये ऋग्वैदिक काल है। ये जो चीज आप यहां पर देख रहे हैं दिस इज ऋग्वैदिक पीरियड, ये ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, दिस इज ऋग्वैदिक पीरियड, ये वाला रीजन। और ये जो दूसरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, सेकंड जो रीजन आप देख रहे हैं साथियों, ये उत्तर वैदिक काल है। ये उत्तर वैदिक काल है, ये लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक है, तो देख पाए आप कि ऋग्वैदिक काल मुख्य रूप से सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ है और उत्तर वैदिक काल मुख्य रूप से गंगा घाटी वाले क्षेत्र में विकसित हुआ है, गंगा वैली वाले रीजन में डेवलप्ड हुआ है। तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अब वही सवाल आता है कि सर आखिर हम इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता का नाम क्यों देते हैं, हम इसे वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से क्यों बुलाते हैं। बड़ा आसान सा आंसर है साथियों, क्योंकि इस सभ्यता की पूरी जानकारी, इस सिविलाइजेशन की पूरी इंफॉर्मेशन हमें वेदों से मिलती है। इस सभ्यता की पूरी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। यही कारण है कि हमने इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा है। उम्मीद है कि आपको याद होगा साथियों कि हमने पढ़ा था कि वेद संस्कृत धातु
विद से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैदिक साहित्य हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैदिक सभ्यता जो है साथियों, ये आर्यों के द्वारा बनाई गई एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ये रूरल सिविलाइजेशन थी क्रिएटेड बाय द आर्यंस, जिसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें वेदों से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक शहरी सभ्यता थी, इंडस सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, उसके विपरीत यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और यह बनाई किसने थी? आर्य। तो सर आर्य कौन थे? आर्यों के बारे में समझ लेते हैं। जो आर्य है साथियों, वो एक भाषा समूह है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। कैसा लिंग्विस्टिक ग्रुप? आर्यों के बारे में कहा जाता है आर्य कोई नस्ल नहीं है, आर्य कोई रेस नहीं है, जैसे मंगोलाइड, मेडिटेरियन, कासेसस, ये रेस हैं, ये नस्ल हैं, जबकि आर्य कोई नस्ल नहीं है प्यारे दोस्तों। आर्य क्या है? तो आर्य मुख्य रूप से आप समझ पाए कि एक भाषाई समूह है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो मुख्य रूप से इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शुरुआत में हमने पढ़ा था, याद करेंगे कि इसमें मुख्य रूप से संस्कृत और ग्रीक से जिन जिन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं भाषाओं को हम भारोपीय परिवार की भाषाओं में रखते हैं। भारत में मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, ये सारी भाषाएं। यूरोप में आप जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये सारी भाषाओं की उत्पत्ति एक ही प्रकार की भाषाओं से हुई है, तो इन्हें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो आर्य एक भाषाई समूह को प्रदर्शित करता है। आर्य एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है आर्य कौन थे? आर्य एक भाषाई समूह था। और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो वर्ड मीनिंग होता है, वो है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति, वो है नोबल और एजुकेटेड। इसका मतलब ये होता है उत्तम, जो सुपीरियर हो, जो सुपीरियर होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसी को आर्य कहा गया है साथियों। इनकी भाषा मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत थी और लिपि का अभाव था। ये प्लीज याद रखना, स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। अब देखो, पुरानी चीजों को याद करो, याद करें, हमने यहीं पर पीपीटी में लिखा हुआ था ये सारी बातें कि वेद श्रुति साहित्य है। याद आ रहा है आप लोगों को? और हमने आपसे एक छोटी सी बात कही थी कि देखो साथियों, वैदिक सभ्यता वेदों में है, ना कि वैदिक सभ्यता में वेद। हमने आपसे ये कहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि वैदिक सभ्यता की पूरी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, पर वेद श्रुति साहित्य है। श्रुति का मतलब ये था कि इस समय पर लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, इस समय तक हमने स्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया था। तो हमने क्या किया? हमने वेदों को याद रखा। अब जैसे मैंने याद रखा, फिर मैंने अगली जनरेशन को पास कर दिया, फिर उसने तीसरी जनरेशन को पास कर दिया, इसीलिए हमने वेदों को श्रुति साहित्य कहा। 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद काल के आसपास जब लिपि का आविष्कार हुआ, जब स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ, तब इन वेदों का संकलन शुरू हुआ, तब इन वेदों को कंपाइल करना शुरू किया गया। और वेदों की रचना गुप्त काल तक चलती रही, गुप्त पीरियड तक वेदों को लिखा जाते रहा। सोच के देखिए जरा आप। इसलिए कहा जाता है कि जो भी जानकारी हमें वैदिक सभ्यता की मिलती है, वो वेदों से मिलती है, और वेदों को बहुत बाद में लिखा गया था, वेदों को बहुत बाद में कंपाइल किया गया था। इस समय वेद नहीं कंपाइल किए गए क्योंकि लिपि का अभाव था। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्या वैदिक सभ्यता में लिपि थी? जवाब होगा नहीं, वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी। चलें तो एक बार मैं सवाल कर लेता हूं जो जो हमने पढ़ा। नंबर 1, वैदिक सभ्यता का कालखंड कितना है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन? क्या जवाब दोगे? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में। फिर दूसरा प्रश्न, वैदिक सभ्यता किसके द्वारा विकसित की गई? वैदिक सभ्यता का विकास एक भाषाई समूह आर्य ने किया था। वैदिक सिविलाइजेशन वॉज डेवलप्ड बाय अ लिंग्विस्टिक ग्रुप कॉल्ड
आर्यन। तीसरा सवाल, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सिविलाइजेशन वाज अ रूरल सिविलाइजेशन। क्या वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था? क्या वैदिक सिविलाइजेशन के लोग स्क्रिप्ट के बारे में जानते थे? नहीं, वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। पांचवा, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित है। वैदिक सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही है, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रही है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में रही है। इतनी बातें हमने डिस्कस की थी, इतनी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने चर्चा की है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि वैदिक सभ्यता का जो वर्गीकरण है वो उसके भूगोल, लोहा और कृषि के आधार पर किया है। मतलब ऋग्वैदिक काल मुख्य रूप से सप्त सैंधव क्षेत्र में अर्थात सिंधु और सरस्वती की घाटी में विकसित हुई। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और लोहे की जानकारी का अभाव था। Rigvedic civilization primarily developed in the valleys of Indus and Saraswati. Their primary occupation was animal husbandry and they were not aware of the usage of iron. जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता का विकास मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ, गंगा वैली रीजन में हुआ। इन्हें लोहे की जानकारी थी और कृषि इनका प्राथमिक व्यवसाय बना। लेटर वैदिक पीरियड डेवलप्ड इनटू द दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना। They knew about the usage of iron. उन्हें आयरन के बारे में पता था and their primary occupation was agriculture. तो ये सारी बातें हमने अब तक पढ़ी। उम्मीद है कि सारी चीजें, देखो इस प्रकार की एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आप इमेजेस को भी ध्यान से देखें तो ये ग्रामीण सभ्यता को प्रदर्शित कर रहा है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या नोबल, ये मतलब होता है। और ये जैसा हमने कहा कि ये देखिए अलग अलग, ये अर्ली वैदिक है, ये लेटर वैदिक, ये ऋग्वैदिक सभ्यता है और ये उत्तर वैदिक सभ्यता है। ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता में आप देखें तो ये प्रमुख कबीले हैं, जैसे तुर्वस कबीला देख पाए यहाँ, ध्रुव कबीला, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कबीले हैं। पुरु कबीला है। कुरु एक बहुत बड़े राजा थे, जिनके कुरु एक बहुत बड़ा राजवंश था जिसके बारे में हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था। चलें तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कि वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले आर्य थे। द वैदिक सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय द आर्यन। तो आखिर ये आर्य कहाँ से आए थे? इन आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अब यही बात है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर, इंडस सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार की बातें कही हैं। ठीक इसी तरह वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के भी इतिहासकारों ने अलग अलग तरह की बातें कही। पर सबसे स्वीकार बात यही है कि आर्य संभवतः मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आए थे। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं था कि आर्य एक साथ एक बहुत बड़ा झुंड बना करके आए और सभी लोग एक साथ रहने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा आगे हम देखते हैं ना कि सिकंदर ने अटैक किया, अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया, तो वो पूरी आर्मी के साथ आया, सब एक साथ आए। आर्य एक साथ नहीं आए, आर्य अलग अलग शाखाओं में आए। जैसे मान लो एक यहाँ पर कबीला है तो वो आ गया अपने लोगों को लेकर के, कोई यहाँ रह रहा है वो अपने लोगों को लेकर आ गया, कोई और यहाँ रह रहा है तो वो अपने लोगों को लेकर आ गया। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि आर्य एक साथ भारत नहीं आए थे, आर्य अलग अलग शाखाओं के रूप में भारत आए थे, आर्य अलग अलग ब्रांचेस के रूप में इंडिया आए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कि आर्य शाखाओं के रूप में भारत आए, आर्य अलग अलग ब्रांचेस के रूप में इंडिया आए थे। ठीक है, अब इस पे जरा थोड़ा सा और हम समझते हैं कि किसने क्या कहा आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित। जैसे सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि मध्य एशिया, मध्य एशिया की बात मैक्स मूलर ने कही थी।
मैक्स मूलर ने ही ये कहा था कि आर्यों की जो उत्पत्ति है, आर्यों का जो ओरिजिन है वो मध्य एशिया से हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने ये कहा कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। आर्य सेंट्रल एशिया से आए हैं, मैक्स मूलर। वहीं बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा कि आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से हुई है, नॉर्थ पोल से हुई है। क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं वेदों में, जैसे ऋग्वेद का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है, एक समय का उल्लेख है कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की जो रात है वो ध्रुवों पर ही होती है, वो पोल पर ही होती है। तो इसको आर्कटिक उत्पत्ति भी कहा जाता है और इसी को उत्तरी ध्रुव उत्पत्ति भी कहा जाता है। सो नॉर्थ पोल ओरिजिन और आर्कटिक ओरिजिन थ्योरी वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यों की उत्पत्ति तिब्बत वाले क्षेत्र से हुई थी, आर्य तिब्बत से भारत आए थे। वहीं साथियों एक और नाम है एल डी कल। इतिहासकार एल डी कल ने कहा कि आर्यों की उत्पत्ति कश्मीर और हिमालय से हुई थी। वहीं हर्ट और पेंका ने कहा कि आर्यों की उत्पत्ति जर्मनी से हुई थी। और गार्डन चाइल्ड ने कहा कि आर्य दक्षिणी रूस से भारत आए थे। गंगानाथ झा ने कहा कि ये ब्रह्मार्षि देश से भारत में आए थे। और सप्त सैंधव क्षेत्र में डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डी एस त्रिवेदी ने कहा कि ये देविका प्रदेश अर्थात मुल्तान से आए थे। अब सवाल है क्या ये सारी चीजें हमें याद करनी है? नहीं, जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि अच्छा बताइए कि किसने ये कहा था कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। तो क्या जवाब दोगे? जवाब देते रहना, बोलते रहना चीजों को। मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया। तो मध्य एशिया उत्पत्ति वाले में क्या जवाब दोगे कि सर ये मैक्स मूलर ने कहा था। पहला प्रश्न तो वो ये पूछता है। दूसरा पूछेगा आर्कटिक उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्कटिक ओरिजिन थ्योरी, या इसी को आप कह दें उत्तरी ध्रुव उत्पत्ति का सिद्धांत, नॉर्थ पोल ओरिजिन थ्योरी, ये किसने दी थी? तो आप क्या जवाब देंगे कि ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तीसरा वो पूछेगा कि तिब्बत में उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, किसने कहा कि तिब्बत वाले एरिया से इनका ओरिजिन हुआ था। तो क्या जवाब देंगे कि तिब्बतन ओरिजिन की जो थ्योरी है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई थी, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने इस उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था साथियों। फिर चौथे नंबर पर आता है तिब्बत के बाद एक और पूछेगा कि अच्छा ये बताएं कि इससे संबंधित दक्षिणी रूस का सिद्धांत किसने दिया था। किसने कहा था कि आर्यों की उत्पत्ति दक्षिणी रूस से हुई थी, साइबेरिया रशिया वाले इलाके से हुई थी। तो ये गार्डन चाइल्ड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। गार्डन चाइल्ड वही व्यक्ति जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की पहली नगरीय सब क्रांति कहा था, इंडिया का फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कहा था। ये बस 4 बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न अधिकांश बनते हैं। तो ये 4 आपको याद रखना है, ठीक है? ये 4 आपको जरूर याद रखना है। बाकी चीजें बस एक बार पढ़ ली, एक बार आप रिवीजन कर लेना, काफी है। बट ये 4 बातें जरूर याद रखना। मध्य एशिया मैक्स मूलर, उत्तरी ध्रुव गंगाधर तिलक, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी भी हम नहीं समझ पाए कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, आर्य भारत के ही लोग थे, और अधिकांश लोगों का मानना है कि आर्य भारत से नहीं थे। और दोनों के पास अपनी अपनी वजह है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप याद कीजिए हमने एक बोगाज कोई इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, हमने बोगाज कोई अभिलेख के बारे में पढ़ा था, उम्मीद है आपको याद होगा। हमने डिस्कस किया था कि तुर्की जो एशिया माइनर वाला इलाका है, वहां से हमें एक बोगाज कोई नाम का अभिलेख मिलता है, और उसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे देवताओं का अंकन किया गया है, जो वैदिक सभ्यता के देवता हैं। ऐसे और भी साक्ष्य हैं जो हमें मध्य एशिया से मिलते हैं, वही साक्ष्य जो हमें वेदों में मिले हैं। तो इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि शायद जो आर्य हैं वो विदेशों से आए होंगे या मध्य एशिया से आए होंगे। पर ठीक है, डिबेटेबल टॉपिक है, हमें क्या करना है। दूसरा,
सिनौली बागपत उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत की एक जगह है, वहां से हमें अलग अलग तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे हमने दिखाया भी था आपको इमेज में कि वहां से हमें एक रथ मिला है। अब अगर रथ मिला है और ये कहा जाता है कि रथ आर्य ही भारत लेकर के आए थे, और वो जो रथ मिला है वो बहुत पुराना है, तो उस पर भी अभी रिसर्च चल रही है कि क्या समझ में आता है। सिनौली बागपत में है, उत्तर प्रदेश में, एक पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, प्लीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वैदिक काल की भौगोलिक जानकारी के बारे में, वैदिक सभ्यता के ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसा हमने कहा कि हम दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे दोस्तों। साथ में लेकर के चलने का मतलब यह है कि हम साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे और बिल्कुल साथ में हम लेटर वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। तो इससे यह टॉपिक जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज क्या है कि टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे एक दूसरे से। ठीक है, चलो तो समझते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले अगर हम, ये मैप में भी दिखाऊंगा तो परेशान मत होना, हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसका विकास मुख्य रूप से सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। ये प्राइमरली जो है साथियों, ये सप्त सैंधव क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये इस इलाके में विकसित हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये जो इलाका है, इस इलाके में, इस इलाके में ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन या पीरियड यहां पर डेवलप हुआ था। यहां दो नदियां मुख्य हैं, एक सिंधु नदी अर्थात इंडस, और दूसरा सरस्वती और उसकी सहायक नदियां सरस्वती और उसकी ट्रिब्यूटरी। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई क्योंकि इसका 175 बार उल्लेख है, 175 टाइम इसे मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। वहीं जो सरस्वती है, इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है। इट वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेड रिवर। इसे नदी तमा कहा गया है, नदी तमा। इसे माते तमा भी कहा गया है, माते तमा, और इसे देवी तमा भी कहा गया है। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में विकास हुआ था ऋग्वैदिक सभ्यता का, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन का। सप्त सैंधव क्षेत्र में सिंधु नदी आती है। सिंधु को अब भी सिंधु कहते हैं, पहले भी सिंधु कहा जाता था, कुछ इसे हिरण्य नाम से भी पुकारते हैं। अब याद करें, झेलम के लिए वितस्ता शब्द का प्रयोग किया था। अस्कनी चेनाब नदी को कहते हैं। रावी के लिए परुष्णी नदी का प्रयोग किया था। सतलज के लिए शुतद्री का प्रयोग किया था और व्यास के लिए विपाशा शब्द का प्रयोग किया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं साथियों, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ सर, इंडस को हमने इंडस ही कहा था, सिंधु को सिंधु ही कहा था। इसकी जो सहायक नदी है झेलम, झेलम का पुराना नाम जो था वो वितस्ता था। इसी तरह चेनाब का पुराना नाम अस्किनी था। रावी का पुराना नाम पुरुषनी था। जो ब्यास नदी है, ब्यास का पुराना नाम विपाशा था, ठीक है, और सतलज का पुराना नाम शतुद्री था। तो ये याद रखने वाली बात है, पुराने नाम नदियों के पूछ लिए जाते हैं, एंशिएंट नेम पूछ लिए जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया, सप्त सैंधव रीजन कहा गया, जिसमें मुख्य रूप से जैसा आप देख पाए कि सिंधु, सरस्वती, शतुद्री अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, ये नदियां शामिल हैं। नदियों के नाम याद रखिएगा, पुराने नाम नदियों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसमें अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे ब्रह्मार्षि देश। तो गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मार्षि देश कहा गया। गंगा यमुना के बीच का रीजन बस जानकारी दी गई है और बहुत कम, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा को सिर्फ एक बार मेंशन किया गया है, जबकि यमुना को सिर्फ 3 बार ही मेंशन
किया गया है। इस ये दिखाता है कि लोगों को जानकारी थी, लेकिन वहां पर लोग रह नहीं रहे थे। तो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है उसे ब्रह्मार्षि देश कहा गया। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसे मध्य देश कहा गया। और सरस्वती और उसकी सहायक द्रस्वती के बीच का जो इलाका है उसे ब्रह्मावर्त नाम दिया गया। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू। देखो, जैसे मान लीजिए साथियों, ये हमारा मैप है, मैप के थ्रू इसे समझते हैं, जल्दी याद हो जाएगा। ये हमारा मैप है। अब मैप में आप ऐसे समझें कि यहाँ हिमालय पर्वत है, दिस इज द हिमालय माउंटेन, ग्रेटर हिमालय वाला रीजन। ओके, ये यहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ विंध्य पर्वत है, यहाँ विंध्य माउंटेन है। तो ये जो बीच का पूरा इलाका है इसे मध्य देश कहा गया, इसे मध्य देश कहा गया। दूसरा, ये गंगा नदी है साथियों, ध्यान देंगे, यहाँ से गंगा नदी है, ये इस तरह से, ठीक है, ये गंगा नदी है और यहीं से ये यमुना नदी है, ठीक है, ये यमुना नदी है। तो इसके बीच का ये जो इलाका है, गंगा यमुना दोआब, ये गंगा ये यमुना, तो गंगा यमुना दोआब के बीच का जो इलाका है साथियों, इसे हमने नाम दिया ब्रह्मार्षि देश, इसे हमने ब्रह्मार्षि देश का नाम दिया। ये ब्रह्मार्षि देश का रीजन है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं साथियों, ये जो इलाका आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ सरस्वती नदी इस तरह से और यहीं उसकी सहायक दृष्टि नदी, इसके बीच का जो इलाका है इसे हमने ब्रह्मावर्त का नाम दिया, इसे हमने ब्रह्मावर्त का नाम दिया। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ब्रह्मार्षि देश का मतलब क्या है, तो गंगा यमुना का दोआब ब्रह्मार्षि देश कहलाया। सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाया। और हिमालय और विंध्य के बीच का जो क्षेत्र है इसे हमने मध्य देश का नाम दिया था। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे और चांदी से परिचित नहीं थे। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द यूसेज ऑफ आयरन एंड सिल्वर। ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि चांदी के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिल्वर यूज कर रहे थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग चांदी से परिचित नहीं थे और वो लोहे से भी परिचित नहीं थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में। तो हमें क्या क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु और सरस्वती की घाटियों में विकसित हुई। ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड बिटवीन द वैली ऑफ सरस्वती एंड सिंधु। दूसरा, यहाँ के लोग लोहे और चांदी से परिचित नहीं थे। They were not aware of the usage of iron and silver। तीसरी बात हमें समझ में आई कि यहाँ की मुख्य नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती वॉज द मोस्ट सेक्रेड रिवर, जिसे नदी तमा, माते तमा, देवी तमा ऐसे शब्दों से पुकारा गया है। वहीं सिंधु शायद सबसे महत्वपूर्ण नदी रही होगी क्योंकि 175 बार उसका उल्लेख है। सिंधु हैज बीन मेंशन्ड 175 टाइम्स, 175 बार उसका उल्लेख है। प्रमुख नदियों में झेलम है जिसका पुराना नाम वितस्ता था, चेनाब जिसका पुराना नाम अस्कनी, व्यास पुराना नाम विपाशा, रावी पुराना नाम परुष्णी और सतलज जिसका पुराना नाम शतुद्री था। ये प्रमुख नदियां हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ शब्दों का प्रयोग है, जैसे हिमालय और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। गंगा यमुना के दोआब वाले रीजन को ब्रह्मार्षि देश कहा गया है। और वहीं दूसरी ओर साथियों, सरस्वती और बृहस्पति नदी के बीच का जो इलाका है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ठीक, अब हम उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड को हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ, गंगा वैली रीजन में हुआ। ठीक, लोहे और चांदी के प्रयोग से ये परिचित थे। दे वेर अवेयर ऑफ द यूसेज ऑफ आयरन एंड सिल्वर। ये बड़ी बात है। इसका विस्तार आगे हो गया। नर्मदा नदी का उल्लेख है, गंडक नदी का उल्लेख है, तो ये माना जाता है कि ये सभ्यता दक्षिण में नर्मदा नदी जिसे रेवा कहा जाता है और पूर्व में गंडक नदी जिसे पहले सदा नीरा कहा जाता था वहां तक विकसित हो गई थी। और वहां पर भी पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय तक इसका विस्तार हो चुका था। यही चीज आपको मैप में एक बार दिखाते हैं, ये देखिए।
तो ये जो दूसरा इलाका आप देख रहे हैं, सेकंड जो आप देख रहे हैं, तो इसका विस्तार आप देखिए, ये नीचे नर्मदा नदी है, इन पूरे क्षेत्रों में इसका विस्तार हो चुका था। तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंडक नदी तक इसका विस्तार हो चुका था। तो ये मुख्य रूप से सभ्यता गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई, गंगा वैली वाले रीजन में डेवलप्ड हुई। तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि अब लोग कृषि करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे, जबकि यहाँ पर लोग मुख्य रूप से पशुपालन का काम करते थे, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे। लोगों को अब लोहे की जानकारी थी, वो आयरन को यूज कर रहे थे, और लोगों को चांदी की जानकारी भी थी, उन्हें सिल्वर के बारे में भी पता था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं साथियों। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। सारी बातें ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक बार बस नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि याद कीजिए जब हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे वहां मैंने नदियों के नाम आपको बताए थे, फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, कुर्रम नदी का पुराना नाम कुभू, काबुल को कुभा, झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किनी, रावी पुरुषनी, सतलज शतुद्री, व्यास विपाशा, गंडक को सदानीरा कहा जाता था, घग्गर को दृशद्वती कहा जाता था, गोमल को गोमती कहा गया है, स्वात नदी को सुवास्तु, सिंधु को सिंधु, सोहन को सुषोमा, मरु वर्मन को मरुद्वधा, और नर्मदा को रेवा नाम से पुकारा गया है। इसमें जो मुख्य नदियां हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो मैंने याद करा दी हैं ये, और याद रखना कि काबुल नदी को पहले कुभा नदी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, काबुल को पहले कुभा कहा जाता था। दूसरा, गंडक नदी का जो पुराना नाम है, गंडक का जो पुराना नाम है वो सदा नीरा है सदा नीरा। इसी तरीके से गोमल नदी का पुराना नाम गोमती, और स्वात नदी का पुराना नाम सुवास्तु है। ये सारी नदियां भारत में नहीं है, सोहन नदी भी भारत में नहीं है, इसे सुषोमा कहा जाता था पहले। सोहन नदी तो आपको याद भी आ रही होगी, हमने डिस्कस किया था कि नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में, दो तरह की संस्कृतियों का विकास हुआ था, एक मद्रास संस्कृति और दूसरा सोहन घाटी की संस्कृति। ठीक है, तो गोमल गोमती, स्वात सुवास्तु, सोहन सुषोमा, गंडक सदानीरा, काबुल को कुभा, ये महत्वपूर्ण नाम है, ये प्लीज याद रखिएगा। यहाँ से हो सकता है कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पुरानी नदियों के नाम से। सरस्वती नदी के बारे में अलग से भी मैंने जानकारी एकत्रित की है। ऐसा माना जाता है कि ये शायद सरस्वती नदी का विस्तार रहा होगा, ये जो एरिया है वो शायद सरस्वती नदी का विस्तार रहा होगा। एक मूजवंत पर्वत है जो कि हिमालय में पाया गया है, तो मूजवंत की भी चर्चा की गई है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मूजवंत का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो हिमालय की चोटियों के लिए मूजवंत का प्रयोग किया गया है। सरस्वती के बारे में जैसा हमने कहा कि ये सबसे पवित्र नदी थी, ये मोस्ट पायस्ट रिवर थी। छठवें मंडल में सरस्वती सूक्त है। ऋग्वेद का जो सिक्स्थ मंडल है उसमें सरस्वती सूक्त भी मेंशन किया गया है। इसे नदीतमा, अंबिते, देवीतमा, उदकवती, अग्रवती, कविता, सप्त सैंधव की जननी, प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती के नाम से जाना जाता है। जैमिनीय उपनिषद और पंचविश में सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान विनशन बताया गया है। विनशन शायद वो जगह रही होगी जहां सरस्वती नदी का पानी खत्म होता होगा, या फिर जैसे नदियां खत्म होती होंगी, आज गंगा बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है, सिंधु अरब सागर में खत्म होती है, इसी तरह विंशन नाम की जगह पर सरस्वती नदी का भी मुहाना रहा होगा, माउथ रहा होगा। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखेंगे सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के छठवें मंडल में है साथियों। छठवें मंडल में सरस्वती सूक्त मेंशन किया गया है, छठवें मंडल में सरस्वती सूक्त मेंशन किया गया है। तो ये कुछ जानकारी है दैट यू नीड टू रिमेंबर। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।
अब हमें डिस्कस करना है कि ऋग्वैदिक काल की राज व्यवस्था किस तरीके, वैदिक काल की राज व्यवस्था किस प्रकार की थी, वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का था। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले हम ऋग्वैदिक काल की राज व्यवस्था को डिस्कस करेंगे और फिर हम उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। पहले हम वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी जो इकाई थी वो परिवार थी, और परिवार कुल या ग्रह, परिवार कुल या ग्रह, इसके प्रमुख को गृहपति कहा जाता था। इसके बाद ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामीणी था, फिर विश, जिसका प्रमुख विशपति था, और जन, जो कि सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, और इसका जो प्रमुख है वो गोपा जनस्य या राजा होता था। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आप पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बांटें इस तरह के डायग्राम में, तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल यूनिट मिलती है वो परिवार है या कुल है, उसके बाद ग्राम है, ग्राम के बाद विश है, और सबसे ऊपर फिर जन है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सबसे छोटी इकाई जो है वो कुल होती थी साथियों, कुल, और इसके प्रमुख को हम कुलपति बोलते थे। इंग्लिश में भी यही वर्ड है, कुल। कुला वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऋग्वैदिक पीरियड। कुल ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। कुल के ऊपर, कुल से मिलकर के ग्राम का निर्माण होता था, और ग्राम के प्रमुख को हम ग्रामीणी बोलते थे। जो ग्राम का प्रमुख है उसे ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के ऊपर फिर विश आता था, और विश के प्रमुख को हम विशपति बोलते थे। और सबसे ऊपर साथियों जन नाम की इकाई होती थी, जो सबसे बड़ी इकाई थी, और जन के प्रमुख को हम गोपा जनस्य बोलते थे। गोपा जनस्य, या इसी को हम राजा या किंग भी बोल सकते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जन, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल, हाईएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ऋग्वैदिक पीरियड जन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ऋग्वैदिक पीरियड कुल। कुल का हेड कुलपति होता था, और जन का जो हेड है वो गोपा जनस्य होता था या राजा। चलिए, तो अब हम गोपा जनस्य के बारे में कुछ पढ़ते हैं, राजा के बारे में जानते हैं कि इसके पास क्या शक्तियां थी, कैसे ये अपना जीवन जीता था। तो देखें, राजा जो है वो एक सामान्य जीवन जीता था, इसके पास कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। इसका मुख्य कार्य युद्ध अर्थात गविष्ठी, और जन के लिए पशुओं की रक्षा करना, और जन के लोगों और पशुओं की रक्षा करना इसका प्रमुख काम होता था। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो जो गोपा जनस्य है ये एक सामान्य जीवन जीता था साथियों। मतलब ये हुआ कि यहाँ अभी भी लग्जरी किंग कंसेप्ट की व्यवस्था नहीं आई थी, राजा के एक वैभवशाली जीवन जीने की संकल्पना विकसित नहीं हुई थी। एक मूवी है मोआना, एक एनिमेशन मूवी है मोआना, अगर कभी आपने देखा हो तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से ना इस व्यवस्था को दिखाता है। एक्चुअल में ऋग्वैदिक काल की जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी ये कबीला सिस्टम पर आधारित थी। कबीला व्यवस्था में ये होता है कि कबीले के ही एक व्यक्ति को चुन करके अपना मुखिया बना दिया जाता है राजा, लेकिन कबीले का जो मुखिया होता है वो सारे काम करता है जो नॉर्मल लोग करते हैं। जैसे वो भी खेती करेगा, वो भी अपने काम करेगा, बस अलग से उसे उत्तरदायित्व निभाने होंगे। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े कॉलोनी का सेक्रेटरी है, लेकिन क्या सेक्रेटरी होने के नाते उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं? क्या भिड़े को कोई सैलरी मिल रही है अलग से? क्या भिड़े जो है उसको बहुत लग्जरी कुछ लाइफ स्टाइल दी जा रही है? नहीं, भिड़े अपना जीवन भी जीता है और साथ में कॉलोनी के काम भी करता है। इसी तरीके से कबीलाई व्यवस्था में राजा होता है। हाँ, थोड़ी सुविधाएं मिलती हैं, थोड़ा टैक्स वैक्स मिलता है, पर राजा बहुत सिंपल जीवन जिया करता था। ठीक है, कबीलाई व्यवस्था थी, इसी को हम ट्राइबल बोलते हैं। दूसरा, राजा का जो मुख्य कार्य था कि मुख्य कार्य क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मुख्य कार्य था अपने लोगों की रक्षा करना। जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करना, तो लोगों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द ट्राइब। फिर दूसरा महत्वपूर्ण काम था पशुओं की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट दी कैटल। याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि
ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उनके लिए पशु बहुत महत्वपूर्ण थे और पशुओं में गाय उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। हर चीज में ना वो गाय जुड़ा हुआ है। गविष्ठ गोपा जनस्य, गाय से जुड़ा हुआ है। गाय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, तो पशु उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कैटल्स वर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है। और तीसरा उसका काम होता था युद्ध में नेतृत्व करना। जब भी कोई युद्ध होगा तो वो युद्ध में नेतृत्व भी करता था, वो वॉर में लीड भी करता था। और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। ठीक है, गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गविष्ठी मतलब युद्ध के लिए गविष्ठी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रख पाएंगे, जरूरी बातें हैं, सारी चीजों को याद रखना। सबसे छोटी इकाई कुल है, सबसे बड़ी इकाई जन है, उसके प्रमुख गोपाजनस्य है, सामान्य जीवन है, लोगों की रक्षा करना, पशुओं की रक्षा करना, और युद्ध अर्थात गविष्ठी में नेतृत्व करना, यही उसके प्रमुख कार्य होते थे, यही उसके प्राइमरी फंक्शंस होते थे। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको याद रहेंगी, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं साथियों। अगला है प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट ऑफिसर। तो कौन कौन से लोग थे जो राजा की सहायता करते थे? तो इसमें पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो राजा का प्रधान सलाहकार भी होता था। पुरोहित जो कि किंग का एक चीफ एडवाइजर होता था। दूसरा सेनानी, ये सेना का प्रमुख होता था और सेना इस समय अस्थायी होती थी। सेनानी जो चीफ ऑफ आर्मी था, याद रखना स्थायी सेना नहीं होती थी, परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। परमानेंट आर्मी का मतलब होता है जैसे आपने कुछ लोगों को हायर किया है फॉर दी मिलिट्री, जैसे अभी हमारे यहाँ एक परमानेंट आर्मी है। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे कबीले में 50 लोग रह रहे हैं, तो इन्हीं लोगों को कहा जाएगा कि अगर युद्ध हो रहा है तो अब तुम लड़ने के लिए आ जाओ, और उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनानी बना दिया जाएगा, अर्थात उनका प्रमुख बना दिया जाएगा, और ये सब गोपा जनस्य के अंडर में काम करेंगे। ये सारे लोग राजा के अंडर में काम करेंगे। फिर स्पर्श, गुप्तचर के लिए स्पर्श शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्पाई स्पर्श कहा जाता था। और न्याय अधिकारियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जुडिशियल ऑफिसर को मेंशन नहीं किया गया। तो ये माना गया है कि न्याय के जो कार्य हैं, जो जुडिशियल फंक्शन है, ये शायद न्याय के सारे काम राजा और पुरोहित ही मिलकर के किया करते होंगे। राजा और पुरोहित ही न्याय के सारे काम आपस में मिलकर के किया करते होंगे। अभी यहां से प्रश्न भी बनाऊंगा तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। अब एक बात आपको और समझनी है, विच इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, फिर हम समझेंगे। ध्यान दें इसको। अभी तक जो बातें क्लियर हैं, अभी तक की बातें, सारी बातें क्लियर हैं। यहां पर मैं एक बात और मेंशन कर देता हूं कि गोपा जनस्य की सहायता के लिए मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट पुरोहित था। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। पुरोहित के पास सेनानी था, सेनानी, ठीक है, और एक स्पर्श नाम का व्यक्ति था। स्पर्श गुप्तचर को कहा गया है, ये स्पाई के लिए कहा गया है। सेनानी जो है वो कमांडर इन चीफ होता था, और पुरोहित जो है वो चीफ एडवाइजर था, वो मुख्य सलाहकार था। याद रहेगा। अब समझें एक महत्वपूर्ण बात। पूरे के पूरे वैदिक काल में, पूरे के पूरे वैदिक काल में, पूरे के पूरे वैदिक पीरियड में, ध्यान दीजिएगा, 3 तरह की राजनीतिक संस्थाएं थी। 3 राजनीतिक संस्थाएं थी। देयर वर 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देयर वर 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन सी? एक विदत, विदत, दूसरा सभा, और तीसरा समिति। ये 3 प्रमुख संस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं, विदत, सभा और समिति। ये 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं दिखाई देती हैं, विदत, सभा और समिति। ये 3 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल यूनिट थी, जो मुख्य रूप से हमें देखने के लिए मिलती हैं साथियों वैदिक काल में। पूरे वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाओं का मतलब ये होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होता है कि ये राजनीतिक निर्णय लेने का काम करते थे, ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। इसमें जो विदत है,
ये सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। विदत इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और विदत ऋग्वेद की बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, संस्था है। विदत जो है इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। वहीं सभा और समिति इनका ज्यादा महत्व उत्तर वैदिक काल में बना। लेटर वैदिक पीरियड में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, हमने पढ़ा था पहले। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देवर कंसीडर्ड एज द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति की दो पुत्री। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए अब हम विदत, सभा और समिति के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों ही वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थीं। ये तीनों ही वैदिक पीरियड के या वैदिक इंस्टीट्यूशन के, वैदिक काल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। ठीक, आए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विदत। विदत जो है ये आर्यों की प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है। इट इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्यन। प्लीज याद रखना, यहां से सवाल बनता है। ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख है। इट इज मेंशन्ड 122 टाइम्स इन ऋग्वेद। और इसका मुख्य जो कार्य है, इसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगाना है। इसका प्राइमरी फंक्शन है कर्ब दी पावर ऑफ द किंग, कर्ब दी पावर ऑफ द किंग, ये याद रखेंगे। वहीं अगर हम सभा की बात करें तो ये विद्वान और श्रेष्ठ जनों की संस्था है। इट इज एन असेंबली ऑफ लर्न एंड नोबल। जैसे गांव में नहीं होता, बड़े बूढ़ों की एक सभा बना दी जाती है जहां बड़े बूढ़े लोग एकत्रित होते हैं। इसी तरीके से जो सभा है साथियों, ये वृद्ध जनों की एक सभा है। इसमें बड़े बूढ़े इकट्ठे होते हैं एक साथ। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया है, मेंशन्ड 8 टाइम्स इन दी ऋग्वेदा। इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, इसके चेयरमैन को सभापति कहा जाता है, सदस्यों को सभ्य, सभासद या सभासीन कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य न्यायिक कार्यों का संपादन था। इसका प्राइमरी फंक्शन था कि जुडिशियल फंक्शंस को ये परफॉर्म करे। इसमें शुरुआत में महिलाओं की भागीदारी थी, विमेन का पार्टिसिपेशन था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें ऋग्वैदिक पीरियड में विमेन का पार्टिसिपेशन था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विमेन के पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये सभा के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा कि सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। सभा जो है वो एल्डरली का एक इंस्टीट्यूशन था जिसका मुख्य कार्य न्यायिक कार्य करना था, जिसका प्राइमरी फंक्शन जुडिशियल वर्क को परफॉर्म करना था। इसका जो अध्यक्ष है उसे सभापति कहा जाता था, चेयरमैन को सभापति कहा जाता था, सदस्यों को सभ्य, सभासद या सभासीन कहा जाता था। एक और बात कि महिलाओं की भागीदारी इसमें प्रतिबंधित थी। जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो इसमें प्रतिबंधित था, विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी साथियों। शुरुआत में, माफ कीजिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। वैदिक पीरियड में विमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट, बट इन लेटर वैदिक पीरियड विमेन पार्टिसिपेशन वाज प्रोहिबिटेड। ठीक है, सभा विदत दो क्लियर हो गए। अब तीसरी संस्था है समिति। ये सर्वसाधारण की संस्था थी, असेंबली ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब है, जनरली इसका कंसेप्ट ये था कि इसमें ट्राइब के या कबीले के सभी लोग भागीदार बनते थे। जितने भी लोग हैं कबीले के वो सभी इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और इसका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन था, इलेक्शन ऑफ किंग था। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी शुरुआत में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी प्रतिबंधित कर दी गई। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन अथर्ववेद सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति। चलो एक बार हम जल्दी से सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया
विदत के बारे में। सर विदत के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये आर्यों की सबसे पुरानी, प्राचीनतम, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, प्राचीनतम संस्था है। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख किया गया है। विदत के बाद दूसरा हमने पढ़ा सभा। सभा जो है साथियों, ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। इसमें नोबेल पार्टिसिपेट करते थे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये वृद्ध जनों की संस्था हुआ करती थी। इसमें ओल्ड या एल्डर पार्टिसिपेट करते थे। इसका जो अध्यक्ष है उसे सभापति कहा जाता था। इसका जो चेयरमैन है इट वाज कॉल्ड सभापति। शुरुआत में महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में विमेन पार्टिसिपेशन था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विमेन के पार्टिसिपेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया था। इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है साथियों, वो न्यायिक कार्य करना था, वो जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करना था। फिर आता है समिति। अगला है समिति। तो समिति जो है साथियों, ये जन साधारण की संस्था थी। इट वॉज एन असेंबली ऑफ कॉमन, और इसका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था, इलेक्शन ऑफ किंग था। तो किंग को इलेक्ट करने का काम करती थी, राजा को अलग करने का भी काम करती थी। महिलाओं को लेकर के भी वही बात है कि ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, इसके चेयरमैन को ईशान कहा जाता था। तो याद रखना, विदत, सभा और समिति, ये तीन वैदिक काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं हैं। ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक पीरियड। ये भी याद रखिएगा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्था के बारे में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, उत्तर वैदिक काल में साथियों अब एक नई इकाई का निर्माण हो चुका था। अभी भी कुल सबसे छोटी इकाई है, फिर उसके ऊपर ग्राम, फिर विश, जनपद। अब जन नाम की जो इकाई थी वो जनपद बन चुका था, और यहां हमें राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी देखने के लिए मिलता है। कुल still was smallest unit of administration, then gram, then vish, जन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जनपद। जन जो है अब वो जनपद के रूप में बदल चुका था, क्योंकि अब क्षेत्रों का विस्तार हो चुका था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि 5 प्रमुख कबीले थे साथियों, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। ये 5 आर्य कबीलों का समूह था। इट वॉज ग्रुप ऑफ 5 आर्यन ट्राइब, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस व यदु। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंचजन कौन थे। तो ये ऋग्वैदिक काल के 5 आर्य कबीलों को नाम दिया गया है, 5 ऋग्वैदिक आर्यन ट्राइब, ओके, जिसमें अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वश और यदु हैं। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वश और यदु हैं। यह विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि ये पहले जन कहलाते थे, ये आपस में इन्होंने लड़ाई की, और लड़ाई करके अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया, तो अब ये जनपद बन चुके थे। तो जिन्हें अब तक हम जन कह रहे थे, वही अब जनपद के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। जो जन थे, नाउ दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द जनपद। अब वो जनपद के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तो ये याद रखने वाली बात है। ये भी याद रखना कि कुल अभी भी सबसे छोटी इकाई है। कुल इज स्टिल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला समझे कि प्रमुख जनपद कौन से थे। कुरु जनपद, जो कि भरत और पुरु कबीले को मिलकर के बना था। पांचाल जनपद, जो कि तुर्वश, कृवि को मिलाकर के बना था। विदेह जनपद और काशी जनपद, ये प्रमुख जनपद थे साथियों। याद करेंगे कि हमने ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध के बारे में पढ़ा था, जिसे हम बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं, 10 राजाओं का युद्ध बोलते हैं, जिसमें एक तरफ भरत नाम का कबीला था, तुर्वस भरत नाम का कबीला था, और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीले थे। उन 10 अन्य कबीलों में 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। बाद में ये लड़े, जिसमें भरत कबीले की जीत हो जाती है, बाकी कबीले हार जाते हैं। फिर
आगे जा करके यही बड़ी बड़ी इकाइयों का निर्माण करते हैं जिन्हें जनपद कहा जाता है। तो जैसा हमने कहा कि कुरु जनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, जिसमें भरत और पुरु ये दोनों कबीले शामिल थे। पांचाल जनपद में तुर्वश और कृवि कबीले शामिल थे। विदेह और काशी ये अलग से थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रमुख जनपद थे। जैसे कुरु के एक महत्वपूर्ण राजा का उल्लेख देखने मिलता है, परीक्षित, मृत्यु लोक के देवता। कुरु के एक किंग थे परीक्षित, गॉड ऑफ मोर्टल वर्ल्ड। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबली और केकय के राजा अश्वपति। केकय के राजा अश्वपति का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रमुख हमें राजा भी देखने के लिए मिलते हैं कि कौन कौन से प्रमुख राजा थे। कुरु के राजा परीक्षित थे, एक मिनट रुकिए, हाँ, कुरु के राजा परीक्षित, विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबली और केकय के राजा अश्वपति। ये प्रमुख राजाओं की जानकारी है जो उस समय रहे थे। अगली चीज समझें कि यहां से साथियों राजत्व के सिद्धांत की भी शुरुआत हो गई थी। किंगशिप थ्योरी को भी शुरू कर दिया गया था। देखो, किंगशिप थ्योरी का मतलब होता है कि जब एक राजा अलग अलग प्रकार की उपाधियां लेने लगे, अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाने लगे जो राजा के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हों, तो इसी को हम राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। जब एक किंग अलग अलग तरह के टाइटल्स लेने लगता है तो इसी को हम किंगशिप थ्योरी बोलते हैं। मतलब किंग ये दिखाने की कोशिश करे कि वो किंग है, राजा ये बताने की कोशिश करे कि वो राजा है, और अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करने के लिए एक विशेष तरह का पहनावा, एक विशेष तरह की उपाधियां, जब वो आ रहा है तो वो लोगों से कह रहा है कि सर झुका लो, ये सारी चीजें राजा को दूसरे लोगों से अलग करती हैं, जो किंग है उसे दूसरे लोगों से सेपरेट करती हैं साथियों। ठीक है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो ऋग्वैदिक काल में तो राजा बिल्कुल सिंपल था, लेटर वैदिक पीरियड में तो किंग बहुत सिंपल था। यहां से राजा बदलना शुरू हुआ और राजा वास्तव में राजा की तरह व्यवहार करने लगा। किंग एक्चुअली स्टार्टेड बिहेविंग लाइक द किंग। जैसे हम जानते हैं राजा को एक बहुत बड़ा महल होगा, राजा के पास जाएंगे, ऐसा सिंहासन पर बैठा होगा, तो इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो कि राजा की शक्तियां अब बढ़ चुकी थी, किंग की जो पावर है वो एनहांस हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया था। जैसे ही एरिया बढ़ गया, बड़े बड़े क्षेत्रों पर शासन होने लगा, तो अब राजा की शक्तियों में भी विस्तार हो चुका था, किंग्स की पावर भी अब एनहांस हो चुकी थी। राजा अब एक वैभवशाली जीवन शैली जीता था, जो किंग है वो अब एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करता था। किंग जो है वो अब एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करता था। राजा अलग अलग प्रकार के यज्ञ भी कराने लगा था साथियों। जो किंग है वो अब अलग अलग तरह के यज्ञ भी कराने लगा था। जैसे अब वो राजसू यज्ञ करवाता, जिसमें 17 प्रकार के जलों से वो स्नान करता था। वो वाजपेय यज्ञ करवाता, वो अश्वमेध यज्ञ करवाता। तो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन राजा करवाने लगा था, ताकि अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सके, ताकि अपने डोमिनेंस को एनहांस कर सके। अब राजा उपाधियां लेने लगा था। जैसे उत्तर के जो राजा होते थे, नॉर्थ के जो किंग होते थे, वो विराट कहलाते थे। दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे। साउथ के जो किंग है वो भोज कहलाते थे। जो पूर्व का राजा है वो सम्राट कहलाता था। ईस्ट का जो किंग है वो सम्राट कहलाता था। पश्चिम का जो राजा है वो स्वराट कहलाता था। मध्य में राजा ही होता था, और जो सभी दिशाओं को जीत लेता था वो एक राट कहलाता था। जो सभी दिशाओं को जीत लेता था वो एक राट कहलाता था। तो एक राट जो है किंग ऑफ ऑल द डायरेक्शन। ईस्ट में सम्राट होता था, वेस्ट में स्वराट होता था, नॉर्थ में विराट होता था, साउथ में भोज होता था, और सेंट्रल में राजा होता था। और जो इन सभी को जीत लेता था उसे एक राट कहा जाता था साथियों, एक राट कहा जाता था। और इस समय तक आते आते विदत सभा और समिति की शक्तियां बहुत सीमित हो गई थीं और राजा की शक्तियां बहुत बढ़ गई थीं। जो किंग्स की पावर है वो बहुत एनहांस हो गई थी, जबकि सभा समिति और विदत की शक्तियों में बहुत कमी आ गई थी। तो चलो एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं जो जो बातें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि सर
अब पॉलिटिकल यूनिट्स में बदलाव हो चुका है। जैसे अभी भी सबसे छोटी जो इकाई है वो कुल है, और उसके प्रमुख को कुलपति कहा जाता है। कुल से मिलकर के ग्राम का निर्माण होता है। इसके प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता है। इसके बाद विश का नंबर आता है, और इसके प्रमुख को हम विशपति के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर अब जन नहीं है, अब जन की जगह जनपद आ चुका है। जन की जगह ये जनपद आ चुका है। एक्चुअल में कहानी ऐसी चलती है कि सबसे पहले जन आया, जन से जनपद बना, जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, जनपद से महाजनपद बना साथियों, महाजनपद। और यही महाजनपद आगे जाकर के मौर्य साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। सबसे पहले जन आया, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से एम्पायर। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड में, ये हमें देखने मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में, ये महाजनपद पीरियड में, और ये मौर्य एम्पायर में। ये कहानी ऋग्वैदिक काल की कहानी है, ये कहानी उत्तर वैदिक काल की कहानी है, ये महाजनपद काल की कहानी है, और ये मौर्य साम्राज्य के समय की कहानी है। ऐसे राजनीतिक इकाइयां बदलती गई, ऐसे पॉलिटिकल यूनिट बदलती गई। ठीक है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी हमें देखने के लिए मिलता है, राष्ट्र वर्ड भी मेंशन है। जनपद, तो जनपद का प्रमुख राजा ही होता था साथियों, राजा। लेकिन राजा की शक्तियां अब बढ़ चुकी थी। जो राजा है उसकी पावर अब एनहांस हो गई थी, राजा की शक्तियां बढ़ गई थी। इसलिए राजत्व के सिद्धांत की भी शुरुआत हो गई थी, किंगशिप थ्योरी भी शुरू हो गई थी। किंगशिप थ्योरी में हमने बताया कि राजा अलग अलग तरह के यज्ञ करने लगा, राजा अलग अलग तरह की उपाधि लेने लगा। ऐसा राजा जो सभी दिशाओं को जीत लेता था उसे एकराट कहा जाता था। पूर्व का जो राजा होता था साथियों उसे सम्राट कहा जाता, पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता, उत्तर के राजा को विराट, और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। इसके अलावा राजा जो है वो बड़े बड़े यज्ञ, जैसा मैंने बताया कि राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी करने लगा था। ये वो समय था कि जब राजा की शक्तियां बढ़ गईं और सभा, समिति और विदत की शक्तियां कम होती चली गईं। पहले राजा इनके नियंत्रण में रहता था, पहले किंग इन सबके कंट्रोल में रहता था, अब राजा पर इन संस्थाओं का नियंत्रण नहीं रहा। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी, याद रखिएगा। प्रमुख जनपदों के नाम भी हमने आपको बताए। तो प्रमुख जनपदों में 3 जनपद आते हैं। कुरु, जिसके फेमस राजा का नाम परीक्षित था, कुरु। फिर एक पांचाल, पांचाल, विदेह, विदेह, कैकय, ये प्रमुख जनपद थे उस समय के। और कुरु सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद था जिसके राजा का नाम परीक्षित था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारी बातें जो भी हमने पढ़ी हैं वो आपको याद रहेंगी, ये महत्वपूर्ण बातें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी साथियों। सारी बातें रिकॉल भी करा दी हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हर चीज में आपको रिकॉल भी कराते जा रहा हूं। चलिए, अब हम राजनीतिक संस्थाओं में, अब एक राजा अकेले तो पूरे काम करेगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे काम राजा अकेले करे। तो राजा को हेल्प करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। तो राजा की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और कहा जाता है कि इस समय तक 12 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और इन्हें रत्निन कहा जाता था। तो राजा के जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थे, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, जो किंग को असिस्ट करते थे, दे वर कॉल्ड रत्निन। तो ये शब्द आपसे पूछा जाएगा कि रत्निन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। तो रत्निन शब्द का जो उपयोग है साथियों, ये राजा के प्रमुख सहयोगियों के लिए किया गया है। जो भी राजा के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे, दे वर कॉल्ड रत्निन। इनकी संख्या लगभग 12 थी। ठीक है, पढ़ते हैं कौन कौन से, और यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं साथियों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले पुरोहित। तो पुरोहित अभी भी राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। पुरोहित अभी भी किंग का चीफ एडवाइजर था, ये पहले भी था, ये अब भी है। सेनानी, ये सेना का प्रमुख, ये पहले भी था, अब भी है। सेनानी द कमांडर ऑफ द आर्मी, या कमांडर इन चीफ।
ग्रामीणी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, गांव का मुखिया, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी वॉज द हेड ऑफ द विलेज। हमने अभी डिस्कस किया कि कुलपति परिवार का मुखिया होता था। कुलपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली और कुला। वहीं ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामीणी वॉज द हेड ऑफ द विलेज। ठीक है। इसके बाद महिषी, महिषी राजा की पत्नी को कहा जाता था। महिषी राजा की चीफ क्वीन को कहा जाता था। राजा बहुत सारी शादियां करता था, तो जो पटरानी शब्द है, पटरानी शब्द की जगह महिषी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो राजा की प्रमुख रानी होती थी उसके लिए। सूत, रथ सेना का नायक सूत कहलाता था साथियों। जो सूत है वो चैरियोटर कहलाता था, ये मुख्य रूप से सारथी का काम करता था। संग्रहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोषा अध्यक्ष के लिए। संग्रहिता ट्रेजरार के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। भागदूत, ये कर जमा करने वाला अधिकारी था। जो भागदूत है ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। अक्षवाप, आय व्यय गणना का अध्यक्ष और धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। जो अक्षव्याप है वो गैम्बलिंग वाला जो गेम होता था उसमें किंग के फ्रेंड का काम करता था। और आखिरी है छत्री। छत्री हम प्रतिहारी को कहते थे जो प्रोटेक्शन का काम करता था। अब जरा समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कौन कौन से थे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है संग्रहिता, और दूसरा नाम हमने आपसे कहा भाग दूत। ये दो प्रमुख नाम हैं, संग्रहिता और भाग दूत, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, भाग दूत का काम होता था कर का संग्रह करना, ये टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता था, ये रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम होता था। और संग्रह, ये कोष का अध्यक्ष था, ये ट्रेजरार था। मतलब देखो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आकर के आप पूरा पैसा जमा कर रहे, तो मेरा काम सिर्फ ये देखना है कि कितना पैसा मेरे पास आया और कितना पैसा मैंने दिया, ये संग्रहिता का काम है। लेकिन आप वो व्यक्ति हो जो लोगों से टैक्स लाके कलेक्ट कर रहे हो, तो आप कहलाओगे भागदूत, क्योंकि आप टैक्स को कलेक्ट करने का काम कर रहे हो। मैं कहलाऊंगा संग्रहिता, क्योंकि जो टैक्स आप कलेक्ट करके लाए हो उसे आपने मेरे पास जमा कराया है, अब मेरा काम है उसका हिसाब किताब रखना। तो संग्रहिता वॉज द हेड ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। भागदूत दे वर कॉल्ड एज द टैक्स कलेक्टर, उन्हें टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया था। ठीक। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, चीफ एडवाइजर था। सेनानी सेना का प्रमुख था, कमांडर ऑफ आर्मी था। ग्रामीणी गांव का मुखिया था, हेड ऑफ द विलेज। महिषी राजा की पत्नी। सूत रथ सेना का नायक या चैरियोटर, सारथी। संग्रहिता कोषा अध्यक्ष। भागदूत कर जमा करने वाला अधिकारी। अक्षवाप जो गैम्बलिंग होता था, धूत क्रीड़ा जुए का खेल होता था, उसमें राजा का सहयोगी होता था, उसमें किंग को असिस्ट करता था। हालांकि बाद में ये आय व्यय की गणना भी करने लगा था, पर मुख्य रूप से जो गैम्बलिंग का गेम होता था उसमें ये राजा की मदद करता था। तो साथियों, आज की क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए एक क्लास और हमें लगेगी और फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप देख पाए कि आज हमने वैदिक सभ्यता का परिचय भी पढ़ लिया, हमने भौगोलिक जानकारी पढ़ ली और राज व्यवस्था। कल की क्लास में हम वैदिक समाज, वैदिक धर्म और वैदिक अर्थव्यवस्था को पढ़ लेंगे और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा साथियों कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी। यहाँ कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच अभियान के नाम से। इसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है साथियों, और ये पूरी तरीके से कवर करेगा पूरे सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को। दूसरा हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच जो 16 जून से शुरू हो जाएगा, 15 जून से यह लॉन्च हो चुका है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच 10 इकाइयों को कवर करेगा, सारी 10 यूनिट्स को कवर करेगा।
फिर जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, ये जो क्लासेस चल रही हैं और ये जो सारी क्लासेस हैं, जीके जीएस के फाउंडेशन बैच का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि जितने भी एग्जाम में जीके जीएस आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे विषय यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा और यहाँ जीके जीएस वाला बैच है। और फिर एक हिस्ट्री और इकोनॉमी का स्पेशल बैच है जो एमपीपीएससी के लिए प्राइमरली बनाया गया है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। कोई भी जानकारी आपको कोर्स से संबंधित चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।